नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पिछले दो सेशन में जो कवर किए हैं हम लोगों ने अरिहंत के इतिहास के हैंडरिटन नोट्स जो कि कैप्सूल के रूप में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है, वह भी मूल रूप से रिवीजन सेशन के लिए। उसी के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग 1857 के टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और सेशन की बात करूं तो यह जो सेशन है यह 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इतिहास के प्रश्न जो होंगे तो वो आपसे पूछे जाएंगे दोनों ही एग्जामिनेशन में। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और हमारा यह जो सेशन होगा, अब पिछले दो सेशन के बाद हमारा आज का यह तीसरा सेशन है। 1857 की क्रांति को हम लोग यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। तो यदि हम लोग देखें कि अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का भारत पर जो आधिपत्य स्थापित हुआ था वो बेसिकली आपका 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध के बाद होता है, जो कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यह इस की पुष्टि कर देता है कि अब भारत पर शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इसी के उपरांत 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल प्रांत की जो दीवानी का अधिकार था वो अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया था शाह आलम द्वितीय, जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के एरिया या लैंड को कैप्चर किया, तो उसके उपरांत लगभग 100 वर्षों के ब्रिटिश शासन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो भारतीयों के अंतर में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विरोध भावना प्रकट हुई, उसी का परिणाम प्रत्यक्ष रूप में हम लोग 1857 की क्रांति में देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति की, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे हमारा राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है और सबसे महत्वपूर्ण है तात्कालिक कारण, जिसमें हम लोग चर्बी वाले कारतूस को रखते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विरोध के स्वर थे वो लगातार संचित होते जा रहे थे और उसी का प्रस्फुटन हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति में देखते हैं। राजनीतिक कारणों की बात करेंगे तो इसमें दो कारण मूल रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा अगर आप लोगों ने पीछे के सेशन को देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सहायक संधि क्या थी। तो वो एक अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी संधि थी जिसके माध्यम से अंग्रेज उस देशी राज्य की विदेश और सैन्य नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त डलहौजी के द्वारा व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं या इसे उत्तराधिकार निषेध नीति के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराधिकार के अभाव में किसी भी देशी राज्य को अंग्रेजी शासन के द्वारा अपने शासन अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता था। उत्तराधिकार को मान्यता अंग्रेजी सरकार नहीं देती थी वैलिड उत्तराधिकार के अभाव में। तो इन दोनों राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप भारत के देशी रियासतों के मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि आज नहीं तो कल हमारा भी हश्र दूसरे देशी रियासतों की तरह होगा, जिस प्रकार अंग्रेजों ने उन्हें हड़प लिया। यहाँ पे सबसे व्यापक की नीति का जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वह है आपका झांसी। झांसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का शासन था और अपने पुत्र दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन वह जो दामोदर राव था गंगाधर राव का पुत्र नहीं था, उनका दत्तक पुत्र था, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसे जब वो उत्तराधिकार प्रदान नहीं किया गया, शासक स्वीकार नहीं किया गया झांसी का, तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया और उनका स्टेटमेंट था कि मैं झांसी नहीं दूंगी। वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अंग्रेजों के विरोध में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डलहौजी ने जब अपने व्यापक या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया तो सबसे पहले 17 को इन्होंने अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया और 1848 ईस्वी में
अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सतारा को शामिल किया जाता है, उसके पश्चात संभलपुर और फिर झांसी को 1854 ईस्वी में शामिल कर लिया जाता है। आर्थिक कारणों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब भारत में अंग्रेज आए तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि लगान वसूली। तो लगान वसूली भी यहाँ पे जब देखा गया कि आखिर हम लोग अगर लगान की वसूली करते हैं, अंग्रेजों ने सोचा तो कितना अधिक मात्रा में लगान वसूला जाए कि हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बंदोबस्त नीतियों का प्रतिपादन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख था अस्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। इसी प्रकार रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को भारत के दूसरे प्रांतों में भी लागू किया गया था, जिसमें किसानों का अधिक से अधिक शोषण होता था। जमींदारों की जो जमीनें थी उसे नीलाम कर दी जाती थी, साथ ही साथ किसानों की जो जमीनें थी उसे भी नीलाम इन बंदोबस्त नीतियों के अंतर्गत की गई थी। सामाजिक कारण की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज यहाँ भारतीयों को एक बनमानुष टाइप का प्रेजेंट करते थे इंग्लैंड में, और कहते थे कि हम भारतीयों को शिक्षित करने के लिए आ रहे हैं। शिक्षित करने का मूल उद्देश्य वहां पर है, वहां पर शासन करने का जो मूल उद्देश्य है भारतीयों को शिक्षित करना, जो कि बनमानुष टाइप के जंगली मनुष्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसी के मद्देनजर ये लोग यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिसमें शिक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया जाने लगा। चाहे आपका स्कूल हो, जेल हो, सैन्य छावनियां हो, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा। अब जेल की बात करेंगे तो कैदियों को बोला जाता था, विशेष करके भारतीय कैदियों को, कि अगर तुम ईसाई धर्म को अपना लोगे तो तुम्हारी सजा को या तो माफ करवा देंगे या उसे कम करवा देंगे। उसी प्रकार सैन्य छावनियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सेना में भारतीयों को सूबेदार से ऊपर का पद प्रदान नहीं किया जाता था। तो सैन्य छावनियों में भी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रलोभन का उपयोग किया गया कि यदि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सूबेदार से ऊपर का पोस्ट भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण था इस विद्रोह के लिए। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव की भावना रखते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक एंड व्हाइट, आज भी देखिएगा कि विश्व के विभिन्न कोनों में काले और गोरे की लड़ाई होती है। गोरे स्वयं को ज्यादा शिक्षित और ज्यादा सभ्य बताते हैं बनिस्पत काले लोगों के। तो यहाँ पर जब भारत पे अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उनका रंग गोरा था और भारतीयों का रंग श्याम वर्ण या काला का था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल थे जो कि सार्वजनिक स्थल के रूप में जाने जाते थे, वहां पर भारतीयों का प्रवेश निषेध किया गया था। अगर हम लोग महात्मा गांधी की भी बात करेंगे तो पीटर मारिट्सबर्ग में उन्हें स्टेशन से इसी कारण से फेंका गया था कि आप काले होकर के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। भारत में बात करेंगे तो भारत में विभिन्न क्लब्स या सार्वजनिक स्थानों पर लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस प्रकार का भेदभाव जो था अंग्रेज करते थे और भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। इसके अतिरिक्त भारतीयों के लिए अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए, जिसमें हमारा सती प्रथा कानून था, बाल विवाह था, कन्यावध का निषेध था। इन कुरीतियों की समाप्ति के लिए जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन कानूनों को बनाने में भारतीय शिक्षित वर्ग और समाज सुधारकों ने काफी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इन कानूनों के कारण भारतीयों ने समझा कि हमारे धार्मिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस भावना को भी बल मिला कि अंग्रेज भारत से हिंदू धर्म को मिटा करके यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रतिपादन या ईसाई धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये कुछ सामाजिक कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारणों की जब हम लोग बात करेंगे तो फिर वही हमारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि भारतीय सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं थी वह आहत हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूर्व में जो बंदूक का उपयोग किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में, वह था आपका ब्राउन बैस राइफल। ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर जनवरी 1857 में, ध्यान रखिएगा, जनवरी 1857 में ही नए
एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें कि चर्बी लगा हुआ कारतूस होता था। और जो यह कारतूस था उसका निर्माण इंग्लैंड के ही वुलिच शस्त्रागार में हुआ था। वुलिच शस्त्रागार में इसका निर्माण हुआ था। और इस कारतूस के ऊपरी भाग में ध्यान रखिएगा, ये जो कारतूस होता था कार्टेज, इसके ऊपर में चर्बी युक्त कारतूस को लगा दिया जाता था, ताकि अंदर का जो बारूद हो उसमें नमी की मात्रा प्रवेश न करे और गोली जब फायर करे तो सही सलामत काम कर पाए। बाद में जब एक टीम का गठन किया गया इस जांच के लिए कि क्या सही में इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का उपयोग हुआ है, तो उस टीम ने यह माना था कि इस वुलिच शस्त्रागार में जिस एनफील्ड राइफल के कारतूसों का निर्माण हुआ है उसमें सूअर और गाय की चर्बी थी। तो हिंदू और मुसलमानों दोनों ने यहाँ पर अपनी धार्मिक भावना को आहत होने के कारण इन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हो गए यहाँ पर, जो कि 1857 की क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब क्रांति के आरंभ की बात करेंगे तो इसका सबसे पहले आरंभ मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। अब मंगल पांडे जो थे ये आपके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्व में स्थित बैरकपुर में पदस्थापित एक सिपाही थे और इनकी बटालियन का नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 34 NI। ध्यान रखिए 34th NI के ये एक सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहले कारतूसों के प्रयोग को लेकर के मना किया था और इन्होंने नारा देते हुए कि हल्ला बोल अंग्रेजों के विरुद्ध, तो हल्ला बोल का नारा देते हुए अंग्रेज अधिकारियों पर फायर कर दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन की हत्या हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो क्रांति का प्रारंभ बेसिकली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन की हत्या कर दी जाती है। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है और वहां पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस क्रांति को प्रारंभ किया था। मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखें, मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश में है। और वहां के पैदल सैनिकों जो कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में सैनिकों के द्वारा उन्हें छुड़वाया जाता है और वहां के अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली मार्च कर देते हैं 10 मई को ही, और वहां पर 11 मई को पहुंच करके बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहां पर भारत के सम्राट के रूप में घोषणा कर दी जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखें प्रमुख अधिकारियों के रूप में कि जब भारत में विद्रोह होता है 1857 का, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी से गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे, जो कि लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे, लिबरल पार्टी के सदस्य थे। और लॉर्ड पामस्टन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, दोनों पदाधिकारियों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रतीक की बात करेंगे तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय प्रतीक के रूप में रोटी एवं कमल का फूल जो था ये प्रतीक के रूप में माना गया। और जब भी रोटी और कमल का फूल किसी भी बैरक या किसी भी गांव में पहुंचता था तो माना जाता था कि अब विद्रोह यहाँ हमें प्रारंभ करना है। लेकिन इसका जो तथ्य है ये उतना क्लियर नहीं है, इसे साबित नहीं किया जा सका है। लेकिन ये प्रतीक के रूप में ध्यान रखिएगा, रोटी और कमल का फूल 1857 की क्रांति का मूल प्रतीक चिन्ह बन गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्थलों पर किस नेता ने कब सैन्य नेतृत्व प्रदान किया और किस सैन्य अधिकारी, अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने उस स्थान पर पुनः विजय प्राप्त की। विद्रोह के साथ में किस अधिकारी ने विजय प्राप्त की उसे हम लोग देख लेंगे इस मैप के सहारे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली पर 11 मई 1857 को अधिकार हो जाता है। बख्त खां के नेतृत्व में सैन्य नेतृत्व था।
और बहादुर शाह जफर को यहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया जाता है। और बख्त खां जो थे ये सैन्य प्रमुख के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजनीतिक प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैन्य प्रमुख के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे थे। वहीं निकलसन और हडसन ने दिल्ली में अंग्रेजी सेना को पुनः जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के किले से गिरफ्तार किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। हुमायूं के किले से बहादुर शाह जफर को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार किया गया। सॉरी, हुमायूं का किला नहीं, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। हुमायूं के मकबरे में जब ये छिपे हुए थे तो वहीं पर इनके बेटों की इनके सामने हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। बरेली की 1857 में ही यहाँ पर विद्रोह हो गया था और खान बहादुर खान ने यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया और हडसन ने बरेली को पुनः प्राप्त किया था। इसके पश्चात लखनऊ चलेंगे तो लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति हुई और यहाँ पर बेगम हजरत महल जो थी वो बेगम हजरत महल जो थी ये यहाँ पर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की प्रमुख भूमिका निभा रही थी और इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉलिन कैम्पबेल, हैवलॉक और जनरल आउट्रम ने पुनः अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की थी। कॉलिन कैम्पबेल, हैवलॉक और आउट्रम ने संयुक्त रूप से लखनऊ पर पुनः अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, बिरजिस कादर को बेगम हजरत महल ने अवध के नवाब के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना और जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया तो ये नेपाल की तराइयों की ओर भाग गए, फिर इनका कुछ अता पता नहीं चलता है। 4 जून के उपरांत 5 तारीख को ही 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में विद्रोह होता है और यहाँ पर कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करता थे नाना साहेब। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका यहाँ पर सहयोग किया था तात्या टोपे ने सहयोग किया था नाना साहेब का और कैम्पबेल और हैवलॉक ने ही संयुक्त रूप से कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया था। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं झांसी को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब झांसी की बात करेंगे, बुंदेलखंड का एरिया है, इसीलिए हम लोग हमेशा बचपन से कविता पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झांसी में जो नेतृत्व करता थी वो वहां की रानी लक्ष्मी बाई थी और जून 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और यहाँ पर जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर अंग्रेजी सत्ता की पुनः स्थापना कर दी थी। झांसी के उपरांत फतेहपुर चलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। फतेहपुर में अजमुल्ला खान जो थे ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और जनरल रेनर्ड जो थे इन्होंने अंग्रेजी सत्ता की पुनर्स्थापना वहां पर करी थी। इसके पश्चात प्रयागराज या उस समय का इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में जून 1857 ईस्वी में विद्रोह भड़क उठता है। यहाँ पर लियाकत अली के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था और कर्नल नील ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया था, उसका दमन किया था। इसके उपरांत अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या ध्यान रखिएगा, अयोध्या में आपका बेसिकली फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और कर्नल नील और रेनर्ड ने इस विद्रोह को दबाया था। वहीं बिहार जब हम लोग जाते हैं तो बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत ही लोकप्रिय है और ये आरा या जगदीशपुर के जमींदार थे। अगस्त 1857 ईस्वी में इन्होंने आरा में या जगदीशपुर में अपने सैन्य विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और विलियम टेलर और आयर के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। इसके उपरांत अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा अन्य स्थानों पे भी, जैसे संभलपुर में आपका ओडिशा है, संभलपुर आपका ओडिशा में है और ओडिशा की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह किया गया। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि झारखंड के हजारीबाग जेल में दोनों भाइयों को रखा गया था और जब झारखंड के हजारीबाग में विद्रोह भड़कता है तो वहां के सैनिकों का जो नेतृत्व था
सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के द्वारा किया जाता है। असम का नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये पूछा जाता है कि असम में दीवान मनीराम दत्ता के द्वारा यहाँ पर किया गया था विद्रोह का नेतृत्व। और ग्वालियर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा तात्या टोपे जो नाना साहेब और महारानी झांसी के सहयोगी भी थे, ये ध्यान रखिएगा। और विद्रोह, ये जो विद्रोह था आपका 1858 ईस्वी तक समाप्त हो चुका था। 1858 को ग्वालियर में विद्रोह समाप्त हो जाता है। विद्रोह की असफलता के कारणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि संपूर्ण भारत में यह विद्रोह नहीं भड़का था एक साथ, इसका क्षेत्र काफी सीमित था। तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण इस विद्रोह को असफलता प्राप्त होती है। सीमित सामाजिक अधिकार था, समाज के सभी वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। वहीं शिक्षित वर्ग का विद्रोह से यहाँ पर पृथक रहना एक महत्वपूर्ण कारण था। वहीं नेतृत्व और समन्वय की काफी कमी दिखाई देती है विद्रोहियों में। वो क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे थे ये उन्हें जानकारी नहीं थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी जो विद्रोही नेता थे उनकी अलग अलग नीतियां थी और उस नीतियों के आधार पर ही वो आगे चल रहे थे। यहाँ पर उनके लिए एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण का भी अभाव था। यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना भी उतनी ज्यादा प्रबल नहीं हुई थी, जिसके कारण यह जो विद्रोह था उसका कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो कुछ प्रमुख इतिहासकारों के मत एवं उनकी पुस्तकों के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ मत हैं। बीडी सावरकर जो कि भारत के एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, इनका कहना था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और इनकी ही पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत का स्वतंत्रता समर 1857 बीडी सावरकर की ही कृति है, ये ध्यान रखिए। टी.आर. होम्स, इन्होंने कहा था बर्बरता और सभ्यता के मध्य ये युद्ध था। तो बर्बर उन्होंने भारतीयों को कहा है और सभ्य उन्होंने अंग्रेजों को कहा है। डिज़रायली का कहना है जो उस समय इंग्लैंड की संसद के प्रमुख विपक्षी नेता हुआ करते थे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। और जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा है। जॉन लॉरेंस और सीले जो थे विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं अगर पुस्तकों की बात करेंगे तो एस.एन. सेन का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एन. सेन थे। अशोक मेहता की बात करेंगे तो इन्होंने द ग्रेट रेबेलियन लिखा है। आर.सी. मजूमदार ने सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। आर.सी. मजूमदार का कथन है 1857 के विषय में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। आर.सी. मजूमदार का कथन है, ये हमेशा पूछा जाता है, न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसी के संदर्भ में यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक अन्य विद्वान है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे उस समय दिल्ली में सदर अमीन के रूप में इनकी नियुक्ति थी और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है असबाबे वगावते हिंद। असबाबे वगावते हिंद इनकी प्रमुख कृति है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस सेशन के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।